नमस्कार विद्यार्थियों। देश में शिक्षा की व्यवस्था को उन्नत, सुनिश्चित और सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए। अनेक शिक्षा नीतियाँ बनाई गईं और उन्हें लागू किया गया और विद्यालय शिक्षा के लिए भी अनेक योजनाएं और अभियान चलाए गए। तो उन्हीं में से एक अभियान जिसकी आज हम चर्चा करेंगे वो है सर्व शिक्षा अभियान। और साथ ही में हम पढ़ेंगे कि प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए कौन कौन से राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए गए हैं। मुख्य प्रकरण को पढ़ने से पहले हम उसके मुख्य बिंदु पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। हम इस प्रकरण में पढ़ेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान की पृष्ठभूमि क्या है, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या हैं, सर्व शिक्षा अभियान के अधीन प्रबंधकीय संरचना कैसी है हमारे देश में, और सर्व शिक्षा अभियान के अधीन कौन कौन सी शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, सर्व शिक्षा अभियान के अधीन निगरानी कार्यक्रम कैसे चलाया जाता है, प्रमुख केंद्रीय योजनाएं और उनका सर्व शिक्षा अभियान के साथ किस प्रकार एकीकरण किया गया है, और अंत में प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए कौन कौन से राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम समझते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान है क्या। सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा की सार्वभौमिकता का दूसरा नाम है और यह भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे सन 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है क्योंकि यह निश्चित करता है कि 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को हमें प्राप्त करना है। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन और इसके अनुच्छेद 21A द्वारा निर्देशित, जिसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया है, यह उसको प्राप्त करने का लक्ष्य भी रखता है। अब अगला प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान लाने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रयास किए गए थे, परंतु फिर भी उन प्रयासों के बावजूद समाज के कुछ विशेष वर्ग समूह थे जिनको उनका लाभ नहीं मिल पा रहा था और प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें बहुत कुछ करना बाकी था। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना भी हम लोगों के लिए एक मुख्य चिंता का कारण था और रिक्तता को भरने और शिक्षा को सभी जिलों तक पहुंचाने का प्रयास भी करना था। तो इन्हीं कारणों से हमें सर्व शिक्षा अभियान को लाना पड़ा, जो हमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करता है, उसको सुनिश्चित करता है, शिक्षा को सभी जिलों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, बच्चों की योग्यताओं, कौशलों और श्रेणियों के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है और साथ ही साथ सभी बच्चों को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर न्याय देने का वचन देता है। अब सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं क्या क्या हैं। यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, और प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, गुणात्मक शिक्षा पर बल देता है और यह अभियान स्थानीय संस्थाओं की प्रभावशाली सहभागिता, स्थानीय संस्थाएं जैसे पंचायत, नगरपालिका इत्यादि, उनकी इस अभियान में प्रभावशाली सहभागिता को सुनिश्चित करता है। यह इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि स्थानीय संस्थाओं के साथ साथ केंद्र और राज्य स्तर, तीनों स्तरों पर एक बहुत अच्छा सहयोग हो, तीनों ही स्तर मिलकर इस अभियान को सफल बनाने के लिए कार्य करें। उसके बाद सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करके ये सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित करता है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित करता है, राज्यों के अपने दृष्टिकोण का विकास करने के लिए भी अवसर प्रदान करता है, क्योंकि ये अभियान राज्यों को छूट देता है कि वो इसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए
अपने दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं, अपने तरीके से कार्य कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या क्या हैं। पहला उद्देश्य यही है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, 8 वर्ष तक की जो शिक्षा है, वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य की जाएगी। सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लैंगिक असमानता को समाप्त कर दिया जाएगा। विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना इस अभियान का उद्देश्य है। और प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देना, क्योंकि यह बात हम सब समझते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने प्राकृतिक वातावरण में अधिक सीखते हैं, अच्छे से सीखते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान में इस बात पर बल दिया गया है कि बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो प्राकृतिक वातावरण में ही कराई जाए, ताकि उनका बौद्धिक विकास ठीक से हो। उसके बाद मूल्य आधारित शिक्षा पर भी बल दिया गया है, क्योंकि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का जो महत्व है किसी के चरित्र निर्माण में, वो हम सब अच्छे से समझते हैं। तो जो प्राथमिक शिक्षा है सर्व शिक्षा अभियान के मध्य, उसमें नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों द्वारा शिक्षा देने पर अधिक बल दिया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को भी महत्व दिया गया है, क्योंकि अभियान के दौरान ये अनुभव किया गया कि यदि प्रारंभिक शिक्षा से पहले शिशु काल में ही बच्चों की शिक्षा आरंभ हो जाए तो वो प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा कुछ अलग कार्यक्रम चलाए गए हैं जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं। अब देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य क्या हैं। पहला लक्ष्य था कि 2001 में तो ये लागू हुआ, फिर 2003 तक 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक के सभी बच्चों को स्कूल में लाना। 2007 तक देश के सभी बच्चों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के 5 साल पूरे कराना, ये उसका दूसरा लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य है 2010 तक स्कूली शिक्षा के 8 साल यानी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा कर लेना। 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर सभी लैंगिक सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना। पांचवा लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगला लक्ष्य प्रारंभिक स्तर पर गुणात्मक और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना और शिक्षा को जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास करना। सर्व शिक्षा अभियान के अधीन प्रबंधकीय संरचना कैसे की गई, यानी इतने सारे जो लक्ष्य लेकर हम चल रहे थे, अब उन्हें कैसे प्राप्त करना है। तो केंद्रीय और राज्य स्तर पर उनकी क्या व्यवस्था की गई, किस प्रकार संरचना की गई, इसे देखते हैं। पहले बात करते हैं केंद्रीय स्तर की। केंद्रीय स्तर पर अलग से एलिमेंट्री शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की स्थापना की गई। सर्व शिक्षा अभियान के अधीन स्थापित सामान्य परिषद यानी जो जनरल काउंसिल होती थी, उसके प्रधानमंत्री जो हैं वो अध्यक्ष होते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अधीन स्थापित सामान्य परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री हैं। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के मंत्री इस परिषद के उपसभापति होते हैं। सामान्य परिषद में सदस्य सचिव की भूमिका संयुक्त सचिव एलिमेंट्री शिक्षा द्वारा निभाई जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान को व्यावहारिक स्तर पर लागू करने के लिए केंद्रीय स्तर पर कार्यकारी समिति का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार होगा। अब आगे देखते हैं कि राज्य स्तर पर किस प्रकार प्रबंधकीय संरचना की गई है। राज्य स्तर पर स्टेट मिशन अथॉरिटी की स्थापना की गई है। प्रारंभिक शिक्षा की सभी गतिविधियां मिशन अथॉरिटी के अधीन होंगी। इसे राज्य स्तर पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा। राज्य स्तर पर गठित सामान्य परिषद का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है और कार्यकारी समिति मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के अधीन होता है। वित्त एवं योजना विभाग निर्णय लेने में सामान्य परिषद की सहायता करते हैं। राज्य स्तर पर आगे देखें तो उन सब के अलावा गैर सरकारी संस्थाएं, सामाजिक कार्यकर्ता, विश्वविद्यालय शिक्षक,
शिक्षक यूनियन के प्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं एवं स्त्री समूह मिशन की पारदर्शिता को व्यावहारिकता प्रदान करने में सहायता करते हैं। राज्य स्तर की दोनों परिषदों यानी जनरल और कार्यकारी परिषद का प्रतिनिधित्व मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय करता है। आगे हम देखते हैं कि शिक्षा अभियान के अधीन कौन कौन सी शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो सबसे पहले आता है शिक्षक। सर्व शिक्षा अभियान के अधीन ये सुनिश्चित किया गया है कि 40 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए और उच्च प्राथमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के लिए 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। विद्यालय सुविधाओं में आवासीय क्षेत्रों में 1 किलोमीटर के क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय होना ज़रूरी है और पिछड़े क्षेत्रों में जहां शिक्षा नहीं पहुंच रही है वहां EGS केंद्र की स्थापना, EGS यानी एजुकेशन गारंटी स्कीम के अंतर्गत शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। प्रत्येक श्रेणी के लिए 1 कक्षा की व्यवस्था होना ज़रूरी है और कम से कम 2 खुले हवादार कक्ष बरामदे सहित विद्यालय में होने चाहिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रमुख के लिए दफ्तर की व्यवस्था भी अनिवार्य है। अनुसूचित जाति जनजाति की सभी लड़कियों को प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण करने का प्रावधान भी है। विद्यालय भवन की संभाल के लिए प्रत्येक वर्ष भवन 5,000 रुपये का अनुदान जो है वो दिया जाता है, जिसका लेखा जोखा ग्रामीण शिक्षा विकास समिति द्वारा रखा जाता है। आगे शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए 10,000 रुपये प्रति विद्यालय प्राथमिक स्तर पर दिए जाते हैं और 50,000 रुपये प्रति विद्यालय उच्च प्राथमिक स्तर पर दिए जाते हैं। राशि खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधक या विकास समितियों पर होता है। विद्यालय अनुदान योजना के अंतर्गत फर्नीचर आदि खरीदने के लिए 2,000 रुपये का वार्षिक अनुदान विद्यालयों को दिया जाता है। शिक्षक अनुदान के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक को प्रत्येक वर्ष 500 रुपये का अनुदान दिया जाता है, जिससे वो अपने कक्षा में पढ़ाने के लिए शिक्षण सामग्री ले सके। आगे सर्व शिक्षा अभियान जो है वो शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी बहुत जोर देता है। इसके अनुसार सेवाकालीन यानी इन सर्विस टीचर्स जो हैं, सेवाकालीन शिक्षक जो हैं, उनके लिए 20 दिनों का वार्षिक प्रशिक्षण अनिवार्य है। प्रशिक्षण प्राप्त भर्ती शिक्षकों के लिए 30 दिनों का प्रशिक्षण होना चाहिए। गैर प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों के लिए 60 दिनों का प्रशिक्षण अनिवार्य है और SCERT और डाइट को शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मजबूत बनाए जाने की प्रस्ताव ये अभियान देता है। उसके बाद सामुदायिक नेताओं का प्रशिक्षण जो है, इसके अंतर्गत ग्रामीण शिक्षा विकास समिति व ग्रामीण लोगों को, जिसमें अधिकतम 8 लोग हो सकते हैं, 2 दिन का प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। स्त्रियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए उन्हें प्रतिदिन 30 रुपये के हिसाब से खर्चा दिया जाता है। अपाहिज बच्चों के लिए जो प्रावधान है उसमें उनकी शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए जिला स्तर पर विशेष योजना तैयार की जाएगी। प्रत्येक वर्ष 1,200 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसके आगे हम देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के अधीन निगरानी कार्यक्रम, यानी ये अभियान ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, शैक्षिक सुविधाएं सबको मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं, और इसके लक्ष्यों की प्राप्ति हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसके ऊपर निगरानी रखने के लिए भी पूर्ण व्यवस्था की गई है। सबसे नीचे से देखें तो ग्रामीण शिक्षा विकास समितियों द्वारा निगरानी रखी जाती है। उनके ऊपर फिर क्लस्टर विद्यालय स्तर पर निगरानी रखी जाती है। फिर ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा स्तर पर अभियान के कार्यों पर, शिक्षा के कार्यों पर निगरानी रखी जाती है। ब्लॉक के बाद जिला स्तर पर और फिर केंद्र एवं राज्य स्तर पर निगरानी का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि देश में प्रत्येक स्तर पर
इस अभियान के अंतर्गत चलने वाले सभी कार्यों को किस प्रकार निगरानी में रखा जाता है। कुछ ऐसी केंद्रीय योजनाएं थीं जो सर्व शिक्षा अभियान के साथ एकीकृत कर दी गई। अब उनके बारे में बात करते हैं। जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो शिक्षा नीति 1986 में लाया गया था, उसको भी सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा बना दिया गया है। फिर शिक्षा को मजबूती देने की जो बात थी वो भी इस अभियान का हिस्सा है। शिक्षा गारंटी योजना एवं अन्य प्रकार की शिक्षा जो है, जिसमें हम EGS विद्यालय या बालिका शिक्षण केंद्रों की स्थापना की बात करते हैं, वो भी अब सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा है। महिला समाख्या योजना लागू किए जाने के बाद इसके परिणाम जो हैं वो बहुत अच्छे आए, तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसे लाकर इसको और ज़्यादा सशक्त बनाने की बात की गई है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोग्राम जो हैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, उनको भी इसके साथ जोड़ा गया है, ताकि क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनके भी परिणाम बहुत अच्छे थे, तो उनको और ज़्यादा सुदृढ़ बनाया जाए, उन्हें और ज़्यादा सुविधाएं प्रदान की जाए। इसके लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को भी सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया है। उसके बाद दोपहर के खाने की व्यवस्था, जिसको हम मिड डे मील के नाम से जानते हैं, उसको भी विद्यार्थियों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए और उन्हें पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए, उन्हें स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाए रखा गया है और सर्व शिक्षा अभियान के साथ एकीकृत कर दिया गया है। अगली योजना है वो है लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट, जो राजस्थान के 13 जिलों में शुरू की गई थी और इसके परिणाम भी बहुत अच्छे आए और इसको भी और सशक्त बना करके आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जनशाला कार्यक्रम, जिसे भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के अभिकरणों UNDP, यूनिसेफ, यूनेस्को, ILO, UNFPA के सहयोग से आरंभ किया गया था, वो भी अब सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो प्रमुख केंद्रीय योजनाएं बनाई गई थी शिक्षा के लिए, उनको सर्व शिक्षा अभियान के साथ ही एकीकृत करके उन्हें और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य किया गया है और ज़्यादा व्यवस्थित किया गया है। अगली बात हम करते हैं, प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए हैं। तो हमारी सरकार ने सर्वप्रथम तो सर्व शिक्षा अभियान में ही बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया है, जिसके विषय में अभी हमने बात की। उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा यानी ECC की ओर विस्तृत ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया है, ताकि हम बचपन से ही बालिकाओं की शिक्षा की तरफ ध्यान दे सकें और उस पर काम कर पाएँ। शिक्षा गारंटी योजना EGS के अंतर्गत विद्यालयों का नियमित उन्नयन करना, उन्हें अपग्रेड करने की बात की गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है वो भारत सरकार द्वारा 2004 में बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए बनाई गई। जो बालिकाएं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, इस योजना के अंतर्गत उनके लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रावधान रखा गया। उसके आगे महिला समाख्या जैसे कार्यक्रम को अधिक से अधिक प्रोत्साहन करना, बालिका शिक्षा शिविर लगाना, बालिकाओं को सामुदायिक आधारित सहभागिता के लिए प्रेरित करना, बालिकाओं की शिक्षा के लिए निम्नलिखित रूप से कार्यक्रम तैयार करना, जिसमें हम निम्न बिंदुओं का ध्यान रखेंगे, जैसे नामांकन को अधिक से अधिक बढ़ाना, घर घर जाके लोगों को प्रोत्साहित करना, माता पिता को प्रोत्साहित करना कि वो अपनी बालिकाओं को स्कूल अवश्य भेजें, सजगता लाने के लिए विशेष कैंप लगाना, विकल्प विद्यालयों का प्रबंध करना, उपस्थिति पर नज़र रखना। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लड़कियां हर रोज़ विद्यालय आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, इस पर पूरी नज़र रखना। उपचारक शिक्षा का प्रबंध करना, उपचारक शिक्षा यानी रिमीडियल टीचिंग का प्रबंध करना, लड़कियों को शिक्षा में जहाँ कहीं भी कठिनाई आ रही है उसको कैसे दूर किया जाए, इसका प्रबंध करना। विद्यालय के भीतर और बाहर
अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना, 8वीं कक्षा तक की सभी लड़कियों को निःशुल्क किताबें प्रदान करना, दोपहर का खाना कार्यक्रम जारी रखना, राज्य सरकार की ओर से छात्रवृत्ति प्रदान करना, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उचित शिक्षण सामग्री और अन्य चीज़ें प्रदान करना, भविष्य में 50% महिला शिक्षक भर्ती करना, क्योंकि बहुत बार ये देखने में आता है कि महिला शिक्षकों की कमी के कारण भी माता पिता अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना नहीं चाहते। तो सरकार ये लक्ष्य लेके चल रही है कि अगर हमें लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाना है, उनको प्रोत्साहित करना है, तो भविष्य में हम 50% महिला शिक्षक भर्ती करेंगे। प्रत्येक शिक्षक तथा विद्यालय के लिए अनुदान देना। तो इस प्रकार हमने आज सर्व शिक्षा अभियान और लड़कियों की शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए गए हैं उनके बारे में पढ़ा। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है, पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने सर्वप्रथम सर्व शिक्षा अभियान की पृष्ठभूमि देखी कि वो है क्या और उसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके बाद उसके उद्देश्य एवं लक्ष्यों के बारे में चर्चा की। फिर हमने देखा कि सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के लिए प्रबंधकीय संरचना किस प्रकार की गई है, केंद्र स्तर पर है, राज्य स्तर पर है और ग्रामीण स्तर पर भी की गई है। उसके बाद कौन कौन सी शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए। इस प्रकार की शैक्षिक सुविधाएं जो हैं वो इस अभियान के अंतर्गत दी जाती हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अधीन निगरानी कार्यक्रम किस किस स्तर पर बनाया गया है ये भी हमने देखा, और कौन कौन सी प्रमुख केंद्रीय योजनाएं थीं जो सर्व शिक्षा अभियान के साथ एकीकृत कर दी गई हैं। और अंत में हमने चर्चा की कि प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए किस प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए गए हैं। धन्यवाद।